नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल वाले भी मुझे लगता है कि हमारे टीवी चैनल्स की तरह जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं उन्हीं की तरह एजेंडा बेस हो गए हैं और बस वो जानते हैं कि किस तरह के वीडियो बनाकर व्यू लिए जा सकते हैं और किस तरीके से लोगों की धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल अपने चैनल को बढ़ाने में किया जा सकता है। और मैं देख रहा हूँ कि तमाम यूट्यूब चैनल हमेशा इसी तरह की एजेंडा बेस डिबेट्स करते रहते हैं और इसी तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। किसी की भी कोशिश ये नहीं होती कि कुछ ज़रूरी मुद्दों को उठाया जाए जो इस समय देश में बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और देश को जिनसे बहुत ज़्यादा मैटर करना है और बहुत ज़्यादा उन चुनौतियों को फेस करना है। देखिए, अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देश में हुआ, लेकिन किसी का भी इस पर ध्यान नहीं गया। मैं 2 दिन से सोच रहा था कि इस मुद्दे पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कैबिनेट की जो रिशफल हुई उसमें इतना बिजी रहा कि नहीं बना पाया। मैंने काफ़ी जानकारी इस पर कलेक्ट की और हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा भी बन जाए, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को गौर से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि ये कितनी बड़ी खबर है, कितना बड़ा ये सूचना है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। देखिए, अभी 5 जुलाई को केंद्र सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन कहा जा रहा है और इसका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत बनाया गया है संस्कार से समृद्धि। यानी कि हमारे देश के जो संस्कार हैं, हमारे समाज के जो संस्कार हैं, उन्हें समृद्धि के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए देश की, इसका मोटिव ये रहेगा। और देश की जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और कोऑपरेटिव अर्बन सोसाइटीज़ हैं, इन सब को गवर्न करने के लिए ये मंत्रालय बनाया गया है। अब तक ये जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी, इनमें से ज़्यादातर या तो अर्बन डेवलपमेंट द्वारा संचालित होती थी या फिर 90% इनमें से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित थी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 5, 6, 7 साल में ये महसूस किया कि देश में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का इतना बड़ा नेटवर्क है और उन्हें गवर्न करने के लिए, उन्हें रेगुलेट करने के लिए कोई डिपार्टमेंट, कोई अथॉरिटी नहीं है और इस पर विचार विमर्श किया गया। निर्मला सीतारमण ने अपनी जब बजट स्पीच दी थी तो उसमें भी उन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर के महत्व को इंगित किया था और ये बताया था कि सरकार इसको कितना सपोर्ट करने जा रही है, इसको कितना आगे बढ़ाने जा रही है। और देखिए, ये अब इस तरीके से सामने आया है। इसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स का जो सिस्टम है वो लाया जा रहा है, जिसे MSCS कहा जा रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटियां केवल एक राज्य तक सीमित ना रहें बल्कि दूसरे राज्य तक जाएं। हालांकि 2002 में एक एक्ट लाया गया था इस तरह का और उसमें इसकी छूट दी गई थी, लेकिन फंडिंग के अभाव में ये कोऑपरेटिव सोसाइटियां एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा पाई हैं, कुछ खास इलाकों तक ही सीमित रही हैं। इसकी खास वजह यह है कि जिन इलाकों में ये सीमित रही हैं वहाँ पर इनका इस्तेमाल पॉलिटिकल लाभ गेन करने के लिए किया जा रहा है और इसलिए इनकी दिलचस्पी इन्हें दूसरे स्टेट्स में बढ़ाने में नहीं रहती, कहीं वहाँ दूसरे राजनीतिक दल इन्हें ना हथिया लें। जैसे कि मैं इस बारे में आपको बताऊं, अगर शुरुआत करें कि देश में अगर कोऑपरेटिव सेक्टर की अगर बात करें तो अमूल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1946 में इसका गठन हुआ था और आज अमूल देश की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक ब्रांड नेम है। और देखिए अमूल के कितने प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और ख़ासतौर से ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, इनका मेन जो गठन का उद्देश्य था वो ये था जो कृषि उत्पाद हैं उनका व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा सके। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, शुगर मिल्स भी हैं कोऑपरेटिव्स, और स्पिनिंग मिल्स हैं। और देश में अगर आंकड़ों की बात करूं तो देश में 1,94,195 कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटी हैं, 330 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। और अगर 2019-20 की बात करूं, अगर आंकड़े जो लेटेस्ट अवेलेबल हो रहे हैं तो उसमें डेयरी कोऑपरेटिव्स ने 1.7 करोड़ सदस्य हैं इनके और इन्होंने 3.7 करोड़ लीटर दूध रोजाना पैदा किया है। कोऑपरेटिव शुगर मिल्स जो हैं देश में वो
कि कोऑपरेटिव शुगर्स मिल्स देश में जो हैं वो इस समय 330 हैं और वो देश की 35% चीनी पैदा करती हैं। आप समझ सकते हैं कि इनका कितना महत्व है। इसके अलावा बैंकिंग और फाइनेंस में भी कोऑपरेटिव सेक्टर है और शहरी व ग्रामीण इलाकों में तो काफ़ी मजबूत स्थिति में ये है। किसानों की आर्थिक रूप से मदद करते हैं, ग्रामीण इलाकों में फैले हुए हैं। मार्केटिंग सोसाइटीज़ भी होती हैं। शहरों में आप जानते होंगे कोऑपरेटिव अर्बन हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं। और नाबार्ड की जो रिपोर्ट है वो 2019-20 की, उसके मुताबिक देश में 95,238 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, 363 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं, यानी कि जो स्टेट्स द्वारा चलाए जा रहे हैं। स्टेट बैंक्स की अगर बात करें तो इनकी जो ये मतलब राज्यों के जो ये 33 स्टेट बैंक्स हैं कोऑपरेटिव बैंक, उनकी अगर बात करें तो इनकी जो कैपिटल है इस समय 6,104 करोड़ रुपए आंकी गई और जो इनमें डिपॉजिट्स हैं वो हैं 1,35,393 करोड़, यानी कि इतना पैसा इनके पास जमा है। और अगर जिला सहकारी बैंकों की बात करें, कोऑपरेटिव बैंक्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं उनकी बात करें तो 21,447 करोड़ इनका कैपिटल है टोटल और इनमें डिपॉजिट है 3,78,248 करोड़ रुपए के। देखिए कितना फंड इनके पास जमा है। ये वैसे किसानों और मिलों को फाइनेंस भी करते हैं और इन्होंने स्टेट के अगर बैंक्स की बात करूं जो 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इन्होंने 1,48,625 करोड़ के ऋण ज़्यादातर शुगर मिल्स को हैं वो दिए हुए हैं। और इनके अगर नियम कायदों की बात करें तो ये केंद्र और राज्य सरकार का एक तरह का संयुक्त उद्गम है। यहाँ पर दोनों के ही नियम चलते हैं, स्टेट्स के भी नियम चलते हैं, केंद्र के भी चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर में राज्यों का डोमिनेंस है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि 2002 में केंद्र ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास किया था और इसका प्रावधान ये था कि कोई भी सोसाइटी एक राज्य से अधिक राज्य में व्यवसाय कर सकती है। इसके लिए केंद्र के सहयोग की ज़रूरत होती है और विशेषज्ञों का मानना है कि ये अच्छा काम है। अगर नया डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का, तो ये अच्छा काम है और इससे जो है फंडिंग की जो इनमें कमी रहती थी वो पूरी हो सकती है। अब इस पर शुरू होती है राजनीति। ये तो मैंने आपको बताया कि वास्तव में कोऑपरेटिव है क्या, इनका क्या महत्व है, इनके पास कितना पैसा है और इनको कितना आगे बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें जो राजनीति आती है वो इस तरीके से आती है कि इनके जो कोऑपरेटिव के जितने भी चुनाव होते हैं वो सदस्य होते हैं, इसमें बहुत सारे सैकड़ों सदस्य इनमें शामिल होते हैं, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में। और ये लोग वोटिंग करके प्रत्येक बॉडी के डायरेक्टर्स का चुनाव करते हैं और उन्हीं के माध्यम से ये सारा काम आगे करते हैं। और महाराष्ट्र का एक उदाहरण मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनका इस कदर बोलबाला है कि ये माना जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से ही वहाँ के बड़े बड़े नेता निकल कर आ रहे हैं। शरद पवार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका भतीजा अजीत पवार जो इस समय डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र का, ये सब लोग कोऑपरेटिव मेंबर्स और कोऑपरेटिव डायरेक्टर्स से ही अपनी राजनीतिक कैरियर शुरू करके आगे बढ़े हैं। और महाराष्ट्र की जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनमें एनसीपी का बोलबाला है। जैसे कि एक समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बोलबाला हुआ करता था। एनसीपी की एक तरह से यहाँ पर नेता तैयार करने की नर्सरी है, जहाँ से तो कई तो चीफ मिनिस्टर कोऑपरेटिव सेक्टर से निकलकर यहाँ पर आए हैं, कई मंत्री रहे हैं। और इनका खास बात यह है कि जो इनमें वोट बैंक है वो स्थायी रहता है। जो जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो उसी को वोट देता है, कहीं इधर उधर नहीं जाता। और इसी वजह से इसका जो नेटवर्क है उसे तोड़ना आसान नहीं है। अब जो ये कॉपरेशन का जो डिपार्टमेंट बनाया है सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, इसको माना जा रहा है कि किसान आंदोलन को लेकर सरकार पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अगले साल होने वाले चुनावों में परेशानी जो झेलने वाली है उसकी काट इस मिनिस्ट्री में बसी हुई है। और राजनीति के जानकारों का भी मानना है कि सोशल इंजीनियरिंग से, किसानों से जिस तरीके से ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जुड़ी हुई हैं, इसमें अगर किसी का प्रभाव बढ़ता है या इसमें केंद्र सरकार की दखलंदाजी बढ़ती है तो निश्चित रूप से इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा। और राजनीति के जानकार तो ये मान रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें इस मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है और ये एक गेम चेंजर साबित होने जा रहा है।
अभी इसके नियम कायदे क्या हैं, ये किस तरह से काम करेगा ये मंत्रालय, अभी ये तय नहीं हुआ है, इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। लेकिन अमित शाह जैसे ज़बरदस्त मंत्री को, होम मिनिस्टर को ये दायित्व देना नरेंद्र मोदी का ये साबित करता है कि इस चीज़ पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह कितना फोकस कर रहे हैं और कितना हैवीली बैंक कर रहे हैं आने वाले समय में। और इंडिया टुडे की एक वेबसाइट पर मैं एक बयान पढ़ रहा था, पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं महेश झड़े का, और इनका मानना है कि ये एक बेहतरीन कदम साबित होगा। अलग मंत्रालय की ज़रूरत इनके लिए अब पहले से ही महसूस करी जा रही थी। इस समय सरकार लोगों को नौकरियां देना चाहती है। अगर इन्हें फंडिंग की जाएगी और इन्हें आगे बढ़ाया जाएगा तो इनकी ब्रांचेस खुलेंगी, अलग स्टेट्स में ये जाएंगे तो नौकरियां पैदा होंगी। और इसका मेन मोटिव केंद्र सरकार का यही है कि इन सोसाइटीज़ को रेगुलेट किया जाए, क्योंकि ये अभी तक रेगुलेट नहीं है और इनमें पैसा कहाँ जमा किया जा रहा है, कैसे जमा किया जा रहा है, उस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, इसको अभी सही तरीके से रेगुलेट नहीं किया जा सकता है और इसकी ज़रूरत है। और देखिए, जैसे ही अमित शाह ने इस डिपार्टमेंट का चार्ज संभाला, वैसे ही तमाम राजनीतिक दलों के, विरोधी दलों के पेट में गुदगुदी शुरू हो गई। और सबसे ज़्यादा परेशान कांग्रेस वाले हैं इसमें। कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं केरल के रमेश चेन्नीथला, विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, कई बार वहाँ विधायक भी रहे हैं, और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं वहाँ पर रमेश चेन्नीथला। उन्होंने इस बारे में एक लंबा चौड़ा पत्र कांग्रेस हाईकमान को लिखा है और चेन्नीथला ने केंद्रीय नेतृत्व को अलर्ट किया है कि ये जो विभाग है इसका विरोध किया जाना जरूरी है और इसके जरिए बीजेपी और आरएसएस अब दूसरे तरीके से इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और सब, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, महाराष्ट्र, केरल, इन सब में इसका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का बड़ा नेटवर्क है और इन पर ज़्यादातर पर एनसीपी, सीपीएम और कांग्रेस, इन सब पार्टियों का कब्जा है। इनके नेता इनके महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। बीजेपी तमाम प्रयास करने के बावजूद भी इनका नेटवर्क अभी तक पिछले 6-7 साल में तोड़ने में सफल नहीं हुई है। और चेन्नीथला जो केरल के नेता हैं, उनका यही कहना है कि ये एक राजनीतिक एजेंडा है और 2024 के लिए बीजेपी इसकी तैयारी कर रही है अपने चुनाव की। उन्होंने कहा कि केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बंगाल, कर्नाटक, इन सब स्टेट्स में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का बोलबाला है। और ख़ास बात यह है कि इन सब स्टेट्स में बीजेपी बहुत कमज़ोर है। अगर कर्नाटक की बात छोड़ दें तो बाकी कहीं तो बीजेपी की सरकार ही नहीं है। और बीजेपी को यह लग रहा है कि इन राज्यों में अगर हमें दखलंदाजी करनी है तो पहले कोऑपरेटिव का जो नेटवर्क है उसे तोड़ना होगा और उसमें अपने लोगों को घुसाना होगा। चेन्नीथला ने एक और भी बात कही है जो कांग्रेस हाईकमान को उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार नरेंद्र मोदी ने किया है और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के जो मंत्रियों को जिस तरीके से तवज्जो दी गई है, उससे साफ है कि बीजेपी कास्ट बेस्ड जो सोशल इंजीनियरिंग है उस पर बहुत फोकस कर रही है और इसका विरोध किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े बड़े नाम होने के बावजूद ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया जिनकी वजह से बीजेपी को अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में फ़ायदा हो सके। तो चेन्नीथला ये कह रहे हैं कि जितनी भी सेक्युलर पार्टियां हैं, यानी कि गैर भाजपा पार्टियां हैं, वो सारी की सारी एक हो जाएं और इस विभाग का विरोध किया जाए। बहरहाल विरोध करना इतना आसान नहीं है और जिस विभाग के प्रमुख अमित शाह जैसे आदमी बना दिए गए हों उसको तो रोक पाना मुझे लगता नहीं कि आसान है। वो तो टास्क मास्टर हैं और जब उनके मास्टर नरेंद्र मोदी उन्हें कोई टास्क देते हैं तो उसे पूरे किए बिना वो नहीं मानते। इस डिपार्टमेंट पर, इस डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट्स पर, इसकी गतिविधियों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हम लगातार इसे ट्रैक करते रहेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल की मेंबरशिप ले लें। और इसके अलावा मेरी जो मेंबरशिप ले लेते हैं लोग, उनको मेरे एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के अलावा मुझसे लाइव के दौरान सुपर चैट करने का भी अवसर मिलता है। तो देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।